मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूज़पेपर एनालिसिस 13 और 14 सितंबर का अब आज स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्पेशली जो न्यूज़ 13 और 14 सितंबर को आई है उसको इंक्लूड किया गया है। गाइस सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एज मच एज़ पॉसिबल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि कितना अच्छा न्यूज़ एनालिसिस जो है वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। इसमें इंडिया चाइना जो टेंशन है उसके बारे में कवर किया गया है। अमेरिका पॉलिटिक्स एंड वैक्सीन स्पेशली इस पे फोकस किया गया है। जो 14 सितंबर है उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या इसका जो राइज है उसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स से इंडिया के क्या रिलेशंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए अपन इसको स्टार्ट करते हैं और डू लाइक दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया एंड नेबर्स की। ये 7 नेबर्स हैं इंडिया के। सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश की है। मैंने इसी ऑर्डर में इसको लगाया है। जो सबसे कम जिसकी है वो है श्रीलंका की बॉर्डर है। सबसे लार्जेस्ट बांग्लादेश की बॉर्डर है, उसके बाद चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है एंड श्रीलंका है। सबसे लेस जो है वो श्रीलंका की है। ओके, सो दीज आर आवर नेबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। आप इसमें भी देख सकते हैं कि कौन कौन से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसको कौन सी लाइन कहते हैं? डुरंट लाइन कहते हैं। इससे अपन ये सीख सकते हैं। इसको एलओसी बोलते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ है। एलएसी जो जिसको एलओसी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। और एलएसी वो इंडिया और चाइना के बीच में, डैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। फिर अपन बात करते हैं, एक मैकमोहन लाइन होती है। मैकमोहन लाइन आप इसमें देख नहीं पाएंगे, ये भी चाइना से ही लिंक्ड है अपनी लाइन, इंडिया चाइना के बीच में है, ओके। तो इस तरह की जो बाउंड्रीज़ हैं वो अपन देख पा रहे हैं। अपने नेबर्स भी देख पा रहे हैं। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ओके। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब इनसे हमारे क्या रिलेशंस हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम भूटान का समझते हैं। भूटान एक ऐसा नेशन है जिसके साथ हमारा कभी भी कोई मोस्ट प्रोमिनेंट इशू नहीं हुआ है। टोटली डेडिकेटेड नेशन है, हमेशा हमारा साथ दिया है इसने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। 2007 में हमने इसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी। काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इसके साथ चल रहे हैं, बट दिस नेशन इज़ वेरी गुड। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी 2015 में फर्स्ट विजिट की थी इस नेशन की, डैट इज़ भूटान। देन जो न्यूज़ में फोकस है, डैट इज़ सेकेंड श्रीलंका। रिसेंटली राजपक्षे जो हैं वो अगेन पावर में आए, तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि चाइना की तरफ दोबारा से मूव करेगा श्रीलंका, बट डैट इज़ नॉट देयर बिकॉज इंडिया इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट आया है फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से जैसे ही राजपक्षे पावर में आए हैं। तो डेफिनेटली इंडिया इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरह देख रहा है। बट यहाँ भी चाइना कार्ड एंड हब एंड टोटा पोर्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से चाइना इसको प्ले करता है। तो डेफिनेटली हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ एक तरह ये है कि वो जो बांग्लादेश जो कंट्री है वो इंडिया का इंटरेस्ट और खुद के इंटरेस्ट को एक कॉमन इंटरेस्ट के रूप में लेता है। पावर प्लांट, सोलर प्लांट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, सोलर प्लांट्स, न्यू रेलवे लाइन्स, सब कुछ जो है बोथ कंट्रीज़ बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो ज़्यादा इश्यूज नो डाउट तीस्ता रिवर का है। और जो बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं, ये इश्यूज़ हैं, बट दे सॉल्व मतलब जो कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश और इंडिया वो उसको सॉल्व आउट करने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। मतलब इश्यूज़ उस तरह से नहीं है जैसे कि हम देखें चाइना और नेपाल के साथ है। मालदीव्स के साथ देखें तो वाटर प्योरीफायर हमने उनको प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी सारी सबमरीन्स प्रोवाइड किए उनको। इंडियन ओशन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो इससे हमें उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पीस एंड स्टेबिलिटी इस रीजन में होनी ज़रूरी है। फॉर इंडिया इट इज़ बेटर।
देन इशू किस किस नेशन से हैं, स्पेशली एक पाकिस्तान के साथ है, एक नेपाल के साथ है और एक चाइना के साथ है। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान का जो मेजर अगर हम देखें तो उधर क्या है कि 3 एक्टर्स काम करते हैं। एक आर्मी काम करती है, एक टेररिस्ट काम करते हैं, एक पॉलिटिकल लीडरशिप काम करती है। ये जो दोनों आर्मी और टेररिस्ट हैं ये पॉलिटिकल लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करती है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिविजुअली काम कर ही नहीं सकती है, उसको बैलेंस्ड अप्रोच आर्मी और टेररिस्ट दोनों को खुश रखना पड़ता है। इसलिए जो फ्रेंडशिप है उसका कोई वे निर्धारित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण ही पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ज़्यादा नेगेटिव ही होते जा रहे हैं पॉजिटिव होने के तहत। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हमने सबसे पहले फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी, बट उस फ्रेंडशिप ट्रीटी से ही नेपाल और इंडिया में काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत भी आ रही हैं। फिर केपी शर्मा ओली जो हैं, जब से वो आए, जब से जो चाइना कार्ड है वो बहुत ज़्यादा रोल में आ गया है। मदेशी आंदोलन जो हुआ था उससे भी, मदेशी आंदोलन से भी इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए थे। चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है, मींस टू से चाइना क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल में और नेपाल उसको आराम से होने दे रहा है। तो उस चीज़ को इंडिया को देखने की सख्त ज़रूरत है कि वो चेकबुक डिप्लोमेसी को अपने जो सांस्कृतिक, अपने जो सामाजिक जो रिश्ते हैं, इवन जो आर्मी है वो नेपाल की मींस टू से नेपालीज की जो बॉर्डर है उसको हमने फ्री बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। नेपाल के साथ इतने अच्छे रिलेशन है तो उनको हमें और भी ज़्यादा ठोस करने की ज़रूरत है। और जो ये डिप्लोमेसी है इसको काउंटर करना ही होगा, बिकॉज वरना नेपाल बिल्कुल ही चाइना के पास एक चाइना प्ले कार्ड के रूप में नेपाल एक कंट्री बन के रह जाएगा। तो अपन को इसको देखने की ज़रूरत है, जो मैंने न्यूज़पेपर में इस बार डिस्कस किया है 13 और 14 सितंबर में। अब चाइना जो है, चाइना के रिलेशंस डेफिनेटली एक नेशन से रिलेशंस कभी भी एकदम अच्छे नहीं हो सकते जिसके साथ हमने वॉर लड़ा हुआ है, डैट इज़ 1962 का वॉर। अभी आप देख सकते हैं कि LAC पे काफ़ी सारे जो सोल्जर्स हैं वो जो हैं वो तैनात किए गए दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। डायलॉग डिप्लोमेसी नो डाउट एक बहुत बड़ा फंडा है जिसको यूज़ करना ज़रूरी है इंडिया की तरफ से, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि डायलॉग डिप्लोमेसी चाइना इसमें भी 2 वेज़ खेलता है। डायलॉग डिप्लोमेसी में ही ऑलवेज से कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हम अच्छे से कॉपरेशन करेंगे, बट जब बॉर्डर की बात आती है तो वो बॉर्डर पे अलग ही रोल को प्ले करता है। हमेशा वो एग्रेशन दिखाता है और कोशिश करता है कि वॉर जैसी सिचुएशन को वो हमेशा फॉलो अप करता है। वुहान वायरस के बाद और ज़्यादा इंडिया चाइना के बीच में टेंशन्स इंक्रीज़ हुई हैं, बिकॉज वुहान वायरस के बाद जो वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनके लिए हर इवन वुहान वायरस, इवन हांगकांग एंड ताइवान सिचुएशन जिस पे अमेरिका एंड यूरोप प्रेशराइजेशन के कारण जो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आप आखिर कर क्या रहे हो। तो उस सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया चाइना का इशू लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली उनके करीबन 14 नेशंस उनकी बाउंड्री को छूते हैं, चाइना की बाउंड्री को छूते हैं, और उनकी 12 नेशन से तो बाउंड्री इश्यूज़ हैं। तो चाइना जो है वो बाउंड्री इशू से लेकर हमेशा हर नेशन से उसका इशू रहा है, चाहे फिलीपींस, चाहे वियतनाम, चाहे जापान, चाहे कोई सा भी नेशन हो जाए। वे फॉरवर्ड क्या है चाइना के लिए, तो 3 तरीके से इंडिया जो है वो काम कर रहा है। नंबर 1, बॉर्डर पे एक होता है कि हम हमेशा ये सोचते थे कि अगर जो दूसरा नेशन है अगर वो फॉर एग्जांपल वॉर जैसी सिचुएशन लाता है देन हम उसका जवाब देंगे, बट अब ऐसा नहीं है। बॉर्डर पे हम बहुत स्ट्रेटेजिकली वे पे हम बिल्कुल चाइना से जो है वो डर नहीं रहे, अपने सोल्जर्स की तैनाती कर रहे हैं और चाइना पे पूरा भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, नो डाउट खूब सारी बातें हो रही हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स, मीट्स, सब कुछ हो रही हैं, बट बॉर्डर पे एक अलग सिचुएशन है, डैट इज़ वहाँ पे हम सोल्जर्स की तैनाती कर रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिकली हम उसकी सप्लाई चेन को कम कर रहे हैं, हम बैन कर रहे हैं ऐप्स को। डेट्स वाई जो कंपनीज़ हैं, मैंने प्रीवियस न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बताया था कि जो कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल PUBG की कंपनी है तो उसमें जो शेयर है चाइना की कंपनी का उसको ख़त्म किया जा रहा है और इंडिया में टोटली उसको लेके आया जा रहा है। तो इस तरह से कर रहे हैं। एंड तीसरा ये है कि काउंटर इंडो पैसिफिक इंटरेस्ट,
ऑफ चाइना बाय कॉपरेशन विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली चाइना का बहुत बड़ा रोल है साउथ एशियन सी, साउथ चाइना सी में। तो उसमें हम अब काउंटर कर रहे हैं इस इंटरेस्ट को भी, बिकॉज जब चाइना हमारे जो इंटरेस्ट में हमारी जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, तो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल क्वाड में यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज से क्वाड बनाया गया है। इवन हमने अपनी सबमैरिन्स हैं वो साउथ चाइना सी में भेजी हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जब चाइना अगर अपने बॉर्डर इश्यूज़ को लेके आ रहा है तो हम भी उसके इंटरेस्ट में उसको एक तरह से स्ट्रैटेजिकली हम उसको दूसरे नेशंस के साथ खड़े होकर उसको एक अच्छी डिफीट दे सकते हैं इस थ्रू से। और मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ तो है पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये है कि हमें उसको इंटरनेशनली लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो FTA की ग्रे लिस्ट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी कैसे पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में उसको भी ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, जिससे जो फंडिंग है वो रुक सके। सेकेंड है अमेरिका पॉलिटिक्स एंड वैक्सीन। मेनली क्या हो रहा है कि जो ट्रम्प है वहाँ के जो ट्रम्प अमेरिका के जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स इधर इस तरह से ऐड किया गया है कि पॉलिटिक्स का मीन्स ये है कि वहाँ पे जो अभी चुनाव होने हैं दूसरे प्रेसिडेंट के लिए, ओके, तो उसके लिए वैक्सीन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, फोर्स किया जा रहा है। इवन जो प्लाज्मा टेक्निक है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बिल्कुल 100% फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं देती है जब भी प्लाज्मा टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। वैक्सीन अगर इसी तरह से बनती रही, अगर उसमें पॉलिटिकल इंक्लूडमेंट होता रहा, तो वैक्सीन की फेथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इवन अमेरिका में तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड PPE किट के इश्यूज चल रहे हैं। इवन जो मास्क है उसको अगर कंपलसरी कर देते तो वहाँ पे लोग उसके लिए राइट्स कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन द ऑस्कर अवार्ड रूल्स। ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है कि इसमें क्या है कि जो नॉन वाइट हैं, वुमेन है, अब उनको फोकस्ड करके अगर आप मूवीज़ बनाते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे ऑस्कर अवार्ड्स में। ये क्यों चला है? बिकॉज एक कैंपेन चला था #OscarsSoWhite, तो उसको हैम्पर करने के लिए ये चीज़ की गई है। बट जो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें जो हमारी क्रिएटिविटी है वो हमारी हैम्पर होगी, हमें इन चीज़ों को फोकस करके ही कोई मूवी या कोई भी काम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये जो है ये एक पॉजिटिव भी कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी कह रहे हैं, और ये जो रूल्स हैं वो 2024 से रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। नंबर 4 है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड ये न्यूज़ ये है कि जो अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर्स हैं, छोटी किराना की दुकानें हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा जो बिज़नेस है, अराउंड 70% जो बिज़नेस है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अब क्या हो रहा है, जो बिग रिटेल बिजनेसेस हैं वो उन चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, छोटी जो कंपनी किराना दुकानें उनको इंट्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा रिलायंस जो है उसने फ्यूचर ग्रुप को बाय कर लिया है। अमेजन का जो बायजोस है वो फोकस कर रहा है लोकल शॉप्स पे। इससे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड फूड बिजनेस हो रहा है। उसके अंदर आप देख सकते हैं रिलायंस हो गया, वॉलमार्ट हो गया, 3rd नंबर पे डी मार्ट है, बिग बास्केट, मेट्रो कैश एंड कैरी, स्टार बाज़ार। तो इससे स्टार्टअप्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। इवन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अगर अपन लेके आएंगे इसके थ्रू, तो डेफिनेटली ये उन लोगों को हेल्प करेगा इन टेकिंग लोन्स एंड इन इंक्रीजिंग देयर बिजनेस। नंबर 5 है चाइना एंड इंडिया टेंशन्स। ये जो है इसमें स्पेशली मैंने फोकस किया है कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इश्यूज़ हैं चाइना और इंडिया के। एक तो पैंगोंग टोसो लेक है, तवांग है जो अरुणाचल प्रदेश में है, डोकलाम है, गलवान वैली है, LAC है, देपसांग है। लेट्स डिस्कस, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैंगोंग टोसो को अपन डिस्कस करते हैं। ये एक लेक है, 14,000 फीट हाई है ये, ओके। LAC जो है वो बीच में से गुजरती है, इसलिए
ही सबसे ज़्यादा इशू है। इंडिया का राउंडली 45 किलोमीटर है, चाइना का अराउंड 90 किलोमीटर है। 1962 में जो मेजर वॉर जो लड़ा गया था वो इसी रीजन में लड़ा गया था। और लेक चुसूल है वो भी यहाँ पे बहता है, मतलब वो भी यहाँ पे है। तो मेनली ये जो लेक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो तवांग है। तवांग जो है कहा जा रहा है कि जो दूसरा बुद्धिस्ट जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तवांग से होगा, जो नो डाउट तिब्बत को इफ़ेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में है तवांग। चाइना क्लेम्स तवांग एज अ तिब्बत पार्ट। चाइना क्या कहता है कि जो तवांग है वो किसका है, तिब्बत का पार्ट है। 1914 में ब्रिटिश और तिब्बत रिप्रेजेंटेशन के बीच में तवांग को इंडिया का रिलेट कर दिया गया था, बट चाइना इस चीज़ को मानता नहीं है। इवन 1962 के वॉर में चाइना ने जब तवांग को जीत भी लिया था, जब भी उसने उसको लेफ्ट कर दिया था। तो डेफिनेटली इस रीजन को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इश्यूज़ हैं। इवन चाइना जो है वो स्टेपल वीज़ा देता है अरुणाचल प्रदेश को, वीज़ा नहीं देता है, नत्थी करके जो वीज़ा होता है उसको वो देता है। तीसरा है डोकलाम। डोकलाम का काफ़ी इशू चला था। ट्राई जंक्शन है ये नियर सिक्किम। ओके, भूटान एंड चाइना का इशू इसमें मेनली चल रहा है। इंडिया नो डाउट भूटान को फेवर करता है, ना कि चाइना को, बिकॉज इंडिया का जो चिकन नेक है 20 किलोमीटर वो बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा अगर डोकलाम चाइना को मिल जाता है। और डेफिनेटली दैट चिकन नेक इज़ द वेरी इजी एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो इंडिया नहीं चाहता है। तो इसमें भी ये इश्यूज़ हैं। फिर है गलवान वैली। यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे सैनिक हैं जो शहीद हो गए थे। ये लद्दाख और चाइना का जो स्काई चिन है उसके बीच में है, जिसको इसी रीज़न के कारण यहाँ पे इश्यूज़ रहते हैं। फिफ्थ है LAC, जो हमें पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इंडिया अराउंड 3488 स्क्वायर मीटर मानता है, वहीं चाइना इसको 2000 अराउंड मानता है। तो इस कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। LAC में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स, डेजर्ट, रिवर्स हैं। डेट्स वाई जो डीमार्केशन है चाइना और इंडिया का अलग अलग है। देपसांग की बात करते हैं। देपसांग अक्साई चिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। मेजर इशू ये है कि यहाँ पे 2013 में एक फेस ऑफ हो चुका है और उसके थोड़ी ही टाइम बाद वहाँ पे एयरवे जो है वो स्टार्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के कारण, इसलिए देपसांग जो है वो इश्यूज़ में काफ़ी बार चलता रहता है। अब 6 बात करते हैं हम OTT प्लेटफॉर्म की। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज। मीन्स टू से हम यहाँ पे सैटेलाइट प्रोवाइडर्स या केबल कनेक्शन जो है उसको यूज़ ना करके हम फिल्म एंड टेलीविज़न कंटेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से। ओके, तो इसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में देखा गया है, क्योंकि काफ़ी कोरोना के टाइम इसमें 45% जो है वो ग्रोथ की बात की जा रही है 2023 तक। कोरोना के टाइम इसमें 30% ग्रोथ हुई है। ओके, तो जो मूवीज़ हैं वो अब जो डायरेक्टर्स हैं वो सैटेलाइट प्रोवाइडर्स के पास ना जाके OTT से अपनी मूवीज़ को डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म एक पॉइंट है एंड दूसरा है सैटेलाइट प्रोवाइडर। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल OTT अगर आपसे कोई पूछता है तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है। और नेशनल OTT की बात करते हैं तो G5 है, हंगामा है, MX प्लेयर है, LT बालाजी है, हॉयचॉय है, ये हमें पता होना चाहिए। 7th बात करते हैं गमाडी अहाड़ा। ये एक रीजन है इन डूंगरपुर। मेनली डूंगरपुर और बांसवाड़ा रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो भामाशाहज हैं उन्होंने ओपन किए हैं सुकन्या बैंक अकाउंट फॉर द गर्ल्स। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच मानी जा रही है राजस्थान में, जिसको आज फोकस किया गया है न्यूज़पेपर में। लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ द मानसून सेशन ऑफ 18 डेज। मानसून सेशन 18 दिन का जो है उसमें एक तो दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे, और उन्हीं MPs को अटेंड करने के लिए यस किया जाएगा जिनका कोरोना नेगेटिव आएगा। इसमें कोई भी प्राइवेट बिल नहीं पास किया जाएगा और क्वेश्चन आवर नहीं होगा, 0 आवर होगा। इसमें नो ऑल पार्टी मीटिंग विल बी हेल्ड, मतलब जो है ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं हुई है। 47 बिल की कोशिश की जा रही है कि 47 बिल इसमें पास किए जाएंगे, जिसमें से 11 क्या है, ऑर्डिनेंस है। और इसमें उपसभापति इलेक्शन भी है, जिसमें NDA के हरिवंश
जी हैं और अपोजिशन में मनोज झा हैं। तो गाइज़ ये था 13 एंड 14 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर इसको कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच कि आपने इतने टाइम तक इस सेशन को सुना। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।